दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय गुना में हैं और गुना लोकसभा सीट को लगातार कवर कर रहे हैं। सिंधिया जी चेहरा बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, तो राव याज्ञवंत सिंह जी जो हमारे सामने हैं वो कांग्रेस का चेहरा है। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं। आज इनके सफरनामे पर हम चर्चा करने वाले हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो याज्ञवंत सिंह जी हैं वो कैसे हैं, किस परिवार के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस में क्यों पहुंच गए हैं। सर स्वागत है, थोड़ा अपना जीवन परिचय जरूर दीजिए। नमस्कार सभी को। किस परिवार में आपका जन्म हुआ, कब जन्म हुआ? देखिए, मेरा जन्म 13 मार्च 1985 को मेरा गांव अमरौद है, जो कि हमारे पिपराई तहसील में है और जिला अशोकनगर है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 8 भाई बहनों में मैं 5वें नंबर का हूँ। 4 बहन मुझसे छोटी, 1 बहन और 2 भाई मुझसे, 4 बहन मुझसे बड़ी और 1 बहन और 2 भाई मुझसे छोटे हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई प्रारंभ में तो अशोकनगर में ही हुई। उसके बाद मैंने बाकी पढ़ाई भोपाल से करी और मेरी शिक्षा एमए की है मैंने ग्रामीण विकास से। शादी लव मैरिज अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी। और 2007 में मेरी शादी हो गई थी। बच्चे के देख? मेरे 1 बेटा 1 बेटी। अच्छा, पिताजी की चूँकि राजनीति में रहे हैं, पिताजी के साथ राजनीतिक काम करने का मौका मिला आपको कि नहीं मिला? पिताजी से जब से होश संभाला, पिताजी तो राजनीति में थे ही और पिताजी बचपन से ही हम लोग पिताजी को जनसेवा करते हुए देख रहे थे। उसके साथ साथ जब कोई पीड़ित शोषित व्यक्ति पिताजी के पास आता था तो वो उसकी हमेशा मदद करते थे। इसके साथ ही कभी एक और उनकी विशेषता थी, उनके दरवाजे पे जो आता था कभी ये नहीं पूछा कि भाई आप किस पार्टी के हो, किस ग्रुप के हो, कभी नहीं पूछते थे। जो आ गया कोई फरियाद लेके उनके पास, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे विरोधी पार्टी का हो, तो उन्होंने उसकी मदद हमेशा की है। हमेशा उन्होंने जनसेवा करी। उसको ही देख के हम लोग को प्रेरणा मिलती रही। और पिताजी के होते हुए मुझे ज़्यादा मौका तो नहीं मिला राजनीति करने का। कुछ समय मेरी शुरुआत थी, उस समय मैं जिला पंचायत में उपाध्यक्ष हो गया था पिताजी के समय। तो एक उनसे प्रेरणा लेके हमेशा राजनीति सीखते गए, देखते गए और उन्होंने हमेशा मुझे जो अत्याचार है, अन्याय, उसके खिलाफ लड़ना सिखाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सिखाया। तो आज मैं उन्हीं के जो पदचिन्ह हैं उन पर चलने का हमेशा प्रयास कर रहा हूँ। स्वर्गीय राव देशराज सिंह जी जो विधायक भी रहे, साथ साथ आपके पिता भी हैं, एक दिग्गज और कद्दावर नेता हैं, जंक्शन से जुड़े हुए आरएसएस के पदचिन्हों पर वो चलने वाले व्यक्ति हैं, एक मजबूत स्तंभ इस क्षेत्र में रहे। तो सिंधिया परिवार और आपका कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी रही है और जो गुना क्षेत्र है यहाँ बीजेपी को मजबूत करने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी वो पुराने लोग पिताजी के होंगे? जी बिल्कुल, पिताजी के लोग थे। पिताजी ने ही गुना और अशोकनगर दोनों जिलों में भाजपा को खड़ा करने का काम किया था। मेरे पिताजी 2 बार संयुक्त गुना जिला, जब अशोकनगर जिला नहीं बना था तो उसके 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भाजपा को खड़ी करने के लिए बहुत मेहनत करी और आज भाजपा है। तो मेरे पिता आज जिस मुकाम पर है अशोकनगर और गुना जिले में, उसमें मेरे पिताजी की प्रमुख भूमिका रही है, चाहे कार्यकर्ता खड़ा करने में हो या पार्टी को मजबूत करने में हो। परंतु कुछ लोग ऐसे पार्टी में आए जब से, पहली बात तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस दिन इस देहांत हुआ और इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उस दिन के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में कोई सिद्धांत, कोई विचारधारा नहीं बची, सब खत्म हो गई। और उसके बाद स्वार्थी तत्व उसमें घुस आए और जितना इधर उधर का कचरा था दूसरे दलों का, सब उसमें आ गया। कोई विचारधारा नहीं बची, सब स्वार्थ की राजनीति चल रही है। सब अपना अपना पेट भरना चाह रहे हैं, सब कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। कोई जनसेवा नाम की चीज़ नहीं है। और आज की डेट में भाजपा एक बहुत भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है। आपने बीजेपी क्यों छोड़ी? वही प्रमुख कारण रहा। जब से ज्योतिराज सिंधिया जी भाजपा में आए और आने के बाद जो भाजपा के मूल कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं उनका शोषण चालू हो गया। उनको दरकिनार किया जाने लगा, उनको परेशान किया जाने लगा, उन सबको अपमानित किया जाने लगा। इस तरह का माहौल भाजपा में हो गया था। और साथ ही साथ
मैं माननीय राहुल गांधी जी से काफ़ी प्रभावित था और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी प्रभावित था। तो हम सब ने सामूहिक उस समय विचार किया कि क्यों ना आप भाजपा में रहने का तो कोई वो है नहीं, जो हमको चूँकि हमें जनसेवा करना है और गरीबों का और शोषित वंचित लोगों को की लड़ाई लड़ना है, और वो भाजपा में रह के संभव नहीं हो पा रहा था। तो सभी ने तय किया कि क्यों ना अपन कांग्रेस पार्टी में चलें। जबकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि आज हम देख रहे हैं तो लोग बाग दूसरे दलों को छोड़ के भाजपा में इसलिए जा रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, स्वार्थ के चक्कर में। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं सरकार को छोड़ के आज विपक्ष में बैठा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे जनसेवा करनी है, मुझे पीड़ित शोषित और गरीब लोगों की मदद करनी है। राज साहब एक बात और, चूंकि आपके पिताजी लगातार सिंधिया परिवार के खिलाफ भी चुनाव लड़े हैं, मेहनत की है, आपने भी वही पद चुन लिए, वैसे पार्टी बदल दी। जी बिल्कुल, मेरे पिताजी हमेशा सामंतवाद के विरोधी रहे और जो सिंधिया परिवार है वो आज़ादी के बाद से उस परिवार के हमारे यहाँ से लगातार सांसद बनते चले आ रहे हैं। आज तीसरी पीढ़ी है कि वो इस क्षेत्र से सांसद बनते चले आ रहे हैं। परंतु हम इस क्षेत्र में देखें सांसद बनने के बाद कि उन्होंने कोई बड़े काम करवा दिए तो कुछ नहीं है बड़े काम के नाम पर। हम देखें इस क्षेत्र में आज चूँकि हमारा किसानों का क्षेत्र है और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, अगर नहरों की और तालाबों की बात करें तो हमारे क्षेत्र में ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर। सिंचाई की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, किसानों को और सुविधाएं नहीं है। हमारे क्षेत्र के बेरोजगार और युवा आज काम की तलाश में उनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। राजस्थान, गुजरात एवं अन्य साउथ के जो प्रदेश हैं उनमें आज मजबूर हैं काम करने के लिए। सिंधिया जी को जनता ने क्यों नकार दिया था? उस समय आप बीजेपी में होंगे या आप राजनीति में सक्रिय होंगे? सिंधिया जी को इसलिए नकारा जनता ने कि वो सिंधिया जी बहुत एक तो अहंकारी व्यक्ति हैं, घमंडी हैं। सिंधिया जी के अगर कोई पैर छूता है तो टेढ़ा मुंह कर लेते हैं और व्यक्ति को, इस क्षेत्र की जनता को वो एक नागरिक ही नहीं समझते। वो इस क्षेत्र की जनता को अप्रजा मानते हैं। और जो व्यक्ति आज़ादी के बाद लोकतंत्र में, आज लोकतंत्र है, इतनी साल बाद यदि जनता को प्रजा मानेगा तो हमारे क्षेत्र की जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। सबको सम्मान चाहिए, किसी को वो सम्मान नहीं देते तो जनता उनको विकास कर नहीं पा रहा है इस क्षेत्र का, तो जनता उनको क्यों वोट दे? इसलिए जनता ने नकारा। जिसने हराया उसी की टिकट कटवा दी, केपी यादव। बिल्कुल कटवा दी। एक तरफ तो ये कहते हैं अपने आप को कि परिवार से मेरे 200 साल पुराने रिश्ते हैं, ये मेरा, इस क्षेत्र की जनता मेरा परिवार है। भाई आप परिवार है आपका, तो आपके परिवार का एक सदस्य केपी यादव जो यहीं के एक किसान का बेटा है, वो यहाँ से जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद था, तो आपने केपी यादव जी का टिकट क्यों काटा? जबकि टिकट काटने का कोई कारण इसलिए नहीं था कि आपको लड़ने का कारण इसलिए नहीं था कि आपके तो अभी लगभग 4 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं थी कि आपको चुनाव लड़ना पड़े। आप तो वैसे भी विकास, अगर आप विकास में भरोसा करते हैं तो आप विकास तो वैसे भी कर सकते थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लगभग 3 साल से राज्यसभा में सांसद हैं। इस क्षेत्र के लिए उन्होंने राज्यसभा में सांसद और केंद्र में मंत्री होते हुए एक भी काम उन्होंने क्षेत्र के लिए नहीं करवाया। इस क्षेत्र में 5 साल से लौट के नहीं आया जब से हार के गए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ यदि टिकट किसी कारण से कटना था केपी यादव जी का, तो भैया यहाँ पे 18.5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, उसमें आपके कार्यकर्ता भी सैकड़ों हजारों की संख्या में, तो आपको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे देते, स्थानीय बीजेपी नेता को। लेकिन आपने स्थानीय व्यक्ति को ना देके जो सिंधिया जी जो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ के मूल निवासी भी नहीं है, यहाँ उनका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है, यहाँ कभी कभार आते हैं साल 6 महीने में, ऐसे व्यक्ति को जिस जनता ने उन्हें नकार दिया हो, उन्हें फिर से थोपा जा रहा हो। जी जी जी, ये भी चीज देखने को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राव साहब, एक बात और, बार बार चूंकि चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो जरूरी है इस समय में, कि जो केपी यादव हैं, केपी यादव की जब से टिकट कटी है, केपी यादव को दरकिनार पूरा कर दिया है। यादव बाहुल सीट है, कहीं ना कहीं यादव भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। और बड़े पैमाने पर यादव जो बीजेपी में शामिल था आपके कारण, क्या वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ आ रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यादव ही नहीं, इस क्षेत्र का एक एक मतदाता सबको ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सबको बुरा लग रहा है कि क्षेत्र के बेटे के साथ अन्याय हुआ, और क्षेत्र के बेटे के यदि टिकट कटना था तो क्षेत्र के किसी दूसरे बेटे को दे देते। ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मूल निवासी ही नहीं है इस क्षेत्र के और दिल्ली में निवास करते हैं, उनको टिकट दिया तो एक समाज यादव नहीं,
सभी समाजों को खराब लगा है, सभी धर्म के लोगों को खराब लगा है, हर उस व्यक्ति को खराब लगा है जो इस लोकसभा का निवासी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो। तो निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबको इस चीज़ के लिए तो अच्छा नहीं लगा। तो निश्चित रूप से इस चीज़ के लिए सभी लोग अब लोकसभा के इस चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने वाली है। महाराज साहब को तनक दिल बड़ा कर लेते महाराज साहब, जब जनता ने नकार दो तो जनता के बीच को, उनकी प्रजा के बीच को कोई आदमी आओ और चुनाव हरा गो, तो कम से कम महाराज को राजनीतिक संन्यास तो ले लेना चाहिए था, अगर थोड़ा मोड़ा राजशाही उनके अंदर बची होती तो। लेकिन खैर ठीक है, उन्हें पहले जनता से बदला लेने के, जनता ने हमें हराव कहा है। दूसरी चीज KP यादव को सबक सिखाना है कि हमारे खिलाफ में चुनाव का लड़े, सो KP को साइड में कर दो, इतना से भगा दो दूसरी जगह, तो प्रचार करो, इतना नहीं आई हो। अभी इन सब फैक्टर में चुनाव में जिन सबको असर दिखे कि नहीं दिखे? बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र का एक एक मतदाता पढ़ा लिखा है। हमारे जो युवा पीढ़ी है वो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, हर व्यक्ति एक एक बात को समझ रहा है और इसका परिणाम तो इनको इस चुनाव में मिलने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब हर एक मतदाता हर बात को समझ रहा है। पहली बार देखने में आ रहा जब से आपका नाम सामने आया, क्योंकि हम पिछले चुनाव में KP यादव के चुनाव को भी कवर कर रहे थे और 10 दिन पहले ये घोषणा करे आए थे कि सिंधिया जी चुनाव हार रहे, क्योंकि उस समय स्थिति कुछ अलग थी और जो उनका कोर वोटर था वो BJP की तरफ जा रहा था योजनाओं के माध्यम से। आज सबसे आपका नाम सामने आया है, उसके पहले और तमाम लोगों के नाम जुड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही जब आपका नाम आया एक उत्साह लोगों के अंदर है और सिंधिया लॉबी के अंदर डर पैदा हो गया है। बड़े बड़े नेता आपके खिलाफ चुनावी कैंपेन में आ रहे, अमित शाह जैसे लोग आ गए आपके खिलाफ बोलने के लिए। सिंधिया की पत्नी, उनका बच्चा लगातार क्षेत्र में है। स्थानीय जो विधायक हैं BJP के चुने वे हैं जो हार गए, वे भी क्षेत्र में। तो एक पूरी तरीके से घेराबंदी कहीं ना कहीं राव यादव सिंह और रोक वेकलाएं करी जा रही, बिल्कुल करी जा रही है। और इनकी परिवार के लोग भी आ गए, ऐसे लोग आ गए जो 5 साल के भी इस क्षेत्र में दिखे नहीं और न भविष्य में दिखेंगे। ऐसे लोग प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को उतार रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्षेत्र के मतदाताओं ने मन बना लिया है। और चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव यहाँ का एक एक मतदाता लड़ रहा है, और जब मतदाता ही चुनाव लड़ रहा है तो कितने भी बड़े नेता आ जाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिंधिया ने जैसे चुनाव घोषित हुए, उन्होंने कहा कि हम गुना में एयरपोर्ट बनाएंगे, शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाएंगे और हवाई जहाज शिवपुरी से भोपाल जाएगा। देखिए, यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, यहाँ के किसानों को सिंचाई की आवश्यकता है, यहाँ के बेटा बेटियों को शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रोज़ हवाई जहाज़ में सफ़र कर सकें, बहुत कम संख्या होगी जो हवाई जहाज़ से जा सकें, परंतु इस क्षेत्र में हवाई जहाज़ की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का भी मेरा जिस दिन नामांकन होना था शिवपुरी में, उस दिन उनको प्लेन से आना था और वो प्लेन के लिए हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है। तो शिवपुरी में जो पहले हवाई पट्टी बनी हुई है, उसी उस हवाई पट्टी की गड्डियों को उन्हें बताया कि विकास मंत्री हूं, भैया उनसे क्या उम्मीद करोगे? और भाई जाना तो 1 साल लगा, 2 साल पहले बात है, अब आज आचार संहिता लगने के चुनाव में क्यों है भैया? तो हवाई राव साहब, एक चीज बार बार देखने को मिली हमें कि बड़े बड़े नेता लीडरशिप जो है वह सिंधिया के चुनाव प्रचार में, हो सकता प्रधानमंत्री भी तुम्हारे खिलाफ में चुनाव मैदान में प्रचार में आ जाए थे। देखिए, इससे सिद्ध हो रहा है कि सिंधिया जी का जनाधार और जमीन खिसक चुकी है इस क्षेत्र से। एक समय ऐसा था जब सिंधिया जी खुद दूसरे बड़े नेताओं में गिनती होती थी उनकी, वो दूसरों लोगों का प्रचार करने के लिए जाते थे, और आज यदि उनके प्रचार के लिए दूसरे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो इससे 100% सिद्ध हो गया कि सिंधिया जी की जमीन खिसक गई, सिंधिया जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आपके खिलाफ चुनाव मैदान में, चुनाव प्रचार में आए तो? अब ये तो देखिए उनका विषय है, वो किन किन को बुलाते हैं, उनको किन की आवश्यकता लगती है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, चलो ये तो होगी, मतलब कांग्रेसी काय छोड़ के जा रहे हैं BJP? कांग्रेसी इसलिए BJP में जा रहे हैं, मतलब BJP में जो लोग गए उसमें से यदि हम बात करें ईमानदारी से तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो कांग्रेसी थे ही नहीं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भितरघात किया, परंतु उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी गए जो या तो सरपंच थे या ठेकेदार थे या उनका कहीं ना कहीं धंधा पानी लगा था जो सरकार से प्रभावित हो सकता था।
तो ऐसे लोगों को धमकियां दी गई कि तुम्हारे पेमेंट रोक देंगे, तुम पे जांच बिठा देंगे, तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके से धमका कर लोगों को भय के कारण उस पार्टी में मजबूरी में जाना पड़ा। अच्छा, विधानसभा वाइज आप लोगों के बीच में जा रहे, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे, डोर टू डोर कैंपेन चल रही। जी। किन विधानसभा में क्या मुद्दे निकल के सामने आए, लोग क्या कह रहे हैं आपके? मुद्दे सभी विधानसभाओं में एक जैसे हैं। मुद्दे, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है इस क्षेत्र में, और आप लाइट, पानी, बिजली की तो मुद्दे हैं ही, आप चाहे सिंचाई के मुद्दे भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से निकल के आ रहा है वो बेरोजगारी। मेरी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा सभी क्षेत्रों से निकल के आ रहा है। और अगर मान लीजिए जनता वोट आपके लिए क्यों करे, क्यों सिंधिया को वोट ना दे, बताइए? जी, जनता मुझे इसलिए वोट करे कि मैं इसी लोकसभा का निवासी हूं, यहीं निवास करता हूं, 24 घंटे इसी लोकसभा में रहता हूं। इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मुझसे कभी भी मिल सकता है, मुझे डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति फोन लगा सकता है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं, मैं मजदूर के दर्द को समझता हूं, मैं व्यापारी के दर्द को समझता हूं, मैं मध्यम वर्गीय व्यक्ति के दर्द को समझता हूं। मुझे पता है कि किन किन लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, और मैं यहाँ 24 घंटे उपलब्ध हूँ। मेरा मोबाइल नंबर सभी के पास होता है, और मैं देता भी जा रहा हूँ लोगों को कि भाई मुझसे सीधे बात कर सकते हैं आप लोग। मैं हमेशा जनता के लिए, जनता की सेवा में, जनता के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जनता के साथ हो रहे अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा यहाँ पर उपस्थित हूँ। और जो हमारे सामने वाले प्रत्याशी हैं वो दिल्ली में निवास करते हैं, उनका मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है, और हो भी तो वो बात हो पाए ना हो पाए वो भी संभव नहीं है। आड़तिया आए बीच के, उनके सुनवे के ना है जी, आड़तिया मतलब, हाँ, उनके बीच में आड़तिया भी हैं, उनके पीए लोग हैं, तो उनको भी कोई नहीं लगा सकता। किसी व्यक्ति को डायरेक्ट अगर सांसद से काम पड़ जाए तो उनसे संपर्क नहीं कर पाएगा। उनको 4 बार इस क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, 4 बार मौका देने के बाद वो खरे नहीं उतरे। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूं कि एक बार मुझे मौका दें, और मैं जनता के हमेशा सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, और जनता के बीच खड़ा रहूंगा, और मैं सुलभ उपलब्ध हूं, इसलिए मुझे वोट करें। राव साहब, अशोकनगर आपकी स्थिति मजबूत नजर आ रही, मुगावली में आपकी स्थिति मजबूत नजर आ रही, चंदेरी भी ठीक ठाक है, पिछोर ठीक ठाक है, 4 सीटें ठीक हैं, बाकी जगह की स्थिति क्या है? 4 नहीं, सभी सीटें ठीक हैं। हाँ, कुछ में अभी परिवर्तन चल रहा है। हम लोग और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के लगे हुए हैं। जनता को भी जो गुमराह कर रहे थे लोग बाग, उनको भी समझाया जा रहा है। तो 4 नहीं, अब आने वाले 2-4 दिन में मुझे लगता है 8 विधानसभाओं में हमारी स्थिति अच्छी होने वाली है, और इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीती। क्योंकि पुराने जीत अंतराल को देखें तो लगभग 1,25,000 वोटन से जो सिंधिया जी हारे थे। अब की बार जो हमारा आकलन है लगभग 50-60 हजार की जीत हार होगी, क्योंकि आप भी बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं, और सिंधिया जी जो एक समय या कहें कि उनके नेता माने रहे कि जैसे भविष्य के सांसद हैं ही हैं, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस और एक तरफ जमीनी स्तर पर जो आप काम कर रहे हैं वो देखने को मिला है। तो हमारा जो पर्सन आकलन है कि लगभग 50-60 हजार के बीच में जीत हार होगी। राव यादव सिंह सिंधिया जी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। देखिए, अभी तो चुनाव के लिए काफी समय बचा है, आप चिंता ना करें। हम लोग बड़ी लीड के साथ चुनाव जीतने वाले हैं, बड़ी के साथ, क्योंकि हम रोज लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, और लोग बाग सब समझते जा रहे हैं क्या क्या स्थिति है, सबको समझाया जा रहा है, और एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक पहुंचने का काम कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे भी हम लोग चौपाल लगाए थे, तो बहुत सारे कार्यकर्ता आपके कई नारे लगा रहे थे, जुमले साली। जी। तो क्या है वो, क्या है चुनावी थीम, क्या है? एक नारा तो अभी सभी जगह चल रहा है, जिन विधानसभाओं में मैं जाता हूं, तो वो नारा तो मुझे हर जगह गाँव में सुनने ही मिल जाता है। और ये नारा हम लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, जनता के बीच में से आया है। वो नारा है कि अब की कर दो आड़े, फिर कबहू न हुई ठाड़े। अब की कर दो आड़े, फिर कबहू न हुई ठाड़े। चुनाव नारा निकले हैं। बिल्कुल, ये नारा चल ही रहा है। एक कोई नदिया पार, हाँ, एक नदिया पार का है कि इनका एक नारा था, अब की बार, जो पिछले चुनाव से भी चल रहा है, तो इस बार लोगों के माध्यम से नारा निकल के आया है कि अब की बार मोहना पार। मोहना एक हमारा कस्बा है जहां से सीमाएं स्टार्ट होती है इस लोकसभा की, तो अब की बार मोहना पार। केपी कक्का जी ने भी एक नारा दो तो क्षेत्र बचाओ, मतलब बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ का नारा दो, तो वो भी कहीं ना कहीं काम कर देखे पिछोर के अंदर। बिल्कुल, बाहरी भगाओ क्षेत्र भगाओ, पिछोर की भी अलग है। अभी पिछोर से मुझे याद आया कि जिला बनने का झूठा वादा लोगों ने किया। सिंधिया जी चर्चा नहीं कर रहे हो पिछोर के लिए झूठा वादा किया कि साहब जिला बनाएंगे पिछोर को,
और आज दिनांक तक वोट लेने के बाद भाजपा वाले उस विषय में चर्चा ही करना पसंद नहीं करते। ये स्थिति है। ऐसे ही हम और दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं। आज चंदेरी विधानसभा में थे, तो आज मैं जिस क्षेत्र में मेरा दौरा था, तो वहां के लोगों का कहना था कि सिंधिया जी यहाँ 2-3 बार तालाब के बारे में झूठ बोल गया कि यहाँ तालाब बनाया जाएगा, तो आज तक तालाब नहीं बना। ऐसे ही तालाब ना रेल लाइन की बात हो रही, ना तालाब की बात जो आप कह रहे हो, जिला की बात नहीं कर रहे, हाईवे की बात हो रही थी, वो भी चर्चा नहीं हो रही। ऐसा ही बमोरी विधानसभा में मैं गया, तो वहां भी इन्होंने 3 पीढ़ी से तालाब बनाने का झूठा वादा करते आ रहे हैं। महाराज हैं भूल कह दे चले गए। आजकल तो एक और डायलॉग, जब महाराजा भूल जाते हैं तो जनता भी भूल जाती है महाराजाओं को। हमारी जनता किसी महाराजा से कम नहीं है। राज साहब, यादवन की चर्चा हो रही थी, यादव बहाल सीट है इसलिए बार बार चर्चा, और सिंधिया जी को सबसे ज्यादा खतरा होता ही दिख रहा है। एक वीडियो वायरल हो रही थी अशोक यादव की, और उसमें गुंजर जी है वो, उनसे वो कह रहे थे भैया यादवन को संभाला रही हो, और दूसरी एक मंच से उन्होंने ये बात बोली कि जितने भी यादव लीडर हैं वे हमने दे, हमने बनाए। जी। तो आप कल्पना करो कि कोई आदमी अपनी दम पे जीत के आओ, महाराज कह रहे हमने बनाओ, मुख्यमंत्री भी शायद उन्होंने बनाया है। इससे उनकी सामंतवाद सोच पता चलती है कि वो कितने बड़े सामंतवादी हैं, कितने बड़े अहंकारी हैं, और कितने बड़े लोकतंत्र विरोधी हैं। इस लोकतंत्र में जनता चुनती है किसी भी जनप्रतिनिधि को, और कोई व्यक्ति कहे कि मैंने बनाया है, तो वो व्यक्ति बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो व्यक्ति लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर रहा। लोकतंत्र में जनता बनाती है जनप्रतिनिधि, किसी की नेता से की कृपा से कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनता। ईश्वर की कृपा और जनता के वोट से जनप्रतिनिधि बनता है। तो इनकी सबसे बड़ी भूल है, ये उनका अहंकार बोल रहा है और ये उनका सामंतवाद बोल रहा है, और इसका मुंह तोड़ जवाब इस क्षेत्र की जनता उनको दे देगी 7 मई। आखिरी बार माता जी का आशीर्वाद मिला आपके लिए? माता जी का आशीर्वाद मिला। हमेशा मेरी माँ का मुझे आशीर्वाद प्राप्त रहता है, और हमेशा माँ मुझे मेरी आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।